सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये आवंटन करने वाले 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा पत्र आवंटित किए जाएंगे। जनजातीय संग्रहालय में यह कार्यक्रम रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वनाधिकार पत्रों का आवंटन करने वाले हैं और जनजातीय संग्रहालय जो है वहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पत्रों का आवंटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज भोपाल में किया जाना है। सुबह 11 बजे जनजातीय संग्रहालय जो है वहां पर यह कार्यक्रम रखा गया। तो आज का मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। जनजातीय संग्रहालय पहुंचेंगे और जहां पर 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पत्रों का वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा आज किया जाना है। यह बड़ी खबर भोपाल से। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 3% की जगह 1% स्टाम्प शुल्क लगेगा। तो प्रॉपर्टी खरीदने पर, शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने पर 3% पहले स्टाम्प शुल्क लगता था, लेकिन कोरोना काल में प्रॉपर्टी सेक्टर में बढ़ावे के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया कि 3 की जगह उसे 1% कर दिया था और यह ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो इसको लेकर अधिसूचना विभाग की तरफ से, नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। और यह एक सुनहरा मौका उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुनहरा मौका है। 3 की जगह 1% कर दिया गया है। 1% स्टाम्प शुल्क ही लगेगा। 2% की बचत होगी। रियल एस्टेट कारोबार में तेजी लाने के लिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ का ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था। रोड शो किया था, जोरदार रोड शो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला था। पूरी ताकत कांग्रेस की तरफ से इस रोड शो में झोंक दी गई थी और 25,000 के करीब की यहां पर भीड़ लगाई गई थी। और आज दूसरा दिन है, तो आज दूसरे दिन भी बड़ा यहां पर कार्यक्रम होना है। सेंट्रल पार्क में मीडिया से चर्चा करने वाले हैं, कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, चुनावी रणनीति पर मंथन करने वाले हैं और इसके बाद फिर यहीं से दिल्ली वे निकल जाएंगे। और दिल्ली में यह माना जा रहा है कि वो आज जो पहली लिस्ट आ गई उसके बाद दूसरी लिस्ट पर मंथन करेंगे और दूसरी लिस्ट 2 दिन बाद यानी 21 तारीख को दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की। और यह माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बाकी बचे सभी प्रत्याशियों के नाम होंगे। कुल 15 सीटों के नाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं और बाकी जो सीटें हैं 27 थी लेकिन अब 28 हो चुकी है। तो क्या 28 या 27? तो 27 की अगर बात की जाए तो 12 नामों का और ऐलान किया जाना है। तो क्या 12 नामों का ऐलान होगा या 13 का होगा, ये 2 दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन दिल्ली जाएंगे, मंथन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ग्वालियर में वे मौजूद रहेंगे और ग्वालियर में कांग्रेसी नेताओं के साथ मंथन तो किया ही जाएगा, चुनावी रणनीति पर बातचीत तो की ही जाएगी। लेकिन साथ ही बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मेगा शो यहां पर आयोजित किया गया था, उसके बाद कई सारे आरोप कमलनाथ पर लगाए गए थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो। साथ ही यह दावा किया गया था कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, 76,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। तो इन सारे सवालों के जवाब कमलनाथ आज मीडिया से मुखातिब होकर देने वाले हैं। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम रहने वाला है। दूसरा दिन है क्योंकि पहले दिन तो हमने देखा कि पूरी ताकत झोंक दी, अपनी ताकत का एहसास कराया। ग्वालियर चंबल कितना महत्वपूर्ण है इस बात से समझा जा सकता है कि 16 सीटें यहां पर हैं और 16 की 16 फतह करने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है। लेकिन दूसरा दिन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि कमलनाथ आज मीडिया से मुखातिब होंगे, रणनीति बनाएंगे। क्या कुछ होने वाला है?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, यानी कि जो उपचुनाव होने वाला है सबसे ज़्यादा सीटें इसी संभाग से आती हैं और यही वजह है कि पूरा पक्ष माहौल जो है वो कांग्रेस के लिए बनाया जाए, यही कोशिश है और इसी वजह से कमलनाथ वहां पहुंचे भी हैं। आज दूसरा दिन है जो पूरी तरीके से बैठकों पर आयोजित होगा। सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आएंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से मेगा शो पहले ही सिंधिया और शिवराज मिलकर के कर चुके हैं, वहां पे उन्होंने कई अपनी प्रचार प्रसार में कमलनाथ पर आरोप भी लगाए थे, उन आरोपों का आज जवाब दिया जाएगा और जो मीडिया के साथ ब्रीफिंग की जाएगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, कमलनाथ आज खुल करके बोलने के मूड में दिखाई देंगे। इसके साथ ही वो जो अपने पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जो वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं या फिर जो क्षेत्र की जनता से रूबरू होते हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे आज बैठक करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्या माहौल है, क्या फीडबैक है, जनता का क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ किस तरीके से कांग्रेस के लिए वहां पर माहौल बनाया जाए, इसकी रणनीति भी तैयार होगी और 10 बजे से इनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आयोजित होगा और दिन भर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों का दौर जारी रहेगा। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो होगी वो 1-to-1 चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। बैठकों में जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर उतर करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, उनसे सर्वे किया जाएगा कि आखिर किस तरीके के मूड में है जनता, क्या कुछ चाहती है, क्या सुविधाएं उन तक पहुंचानी चाहिए। तमाम इन चीजों पर स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सीटें इसी ग्वालियर चंबल संभाग से ही आ रही हैं और अब तक ये सीटें कांग्रेस ही जीतती आई है और ये सिंधिया का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन सिंधिया के पाला बदलने के बाद अब किस तरीके से जनता को अपने हक में कन्विंस करना है। बिल्कुल, और साथ ही साथ जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद नाराजगी भी जो कांग्रेस के भीतर ही जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, क्या उसको भी शांत कर पाएंगे? मीडिया से जो मुखातिब होंगे तो क्या बातें करने वाले हैं, आरोपों का जवाब क्या देंगे, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। पूजा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। अगली खबर आपको बता दें, इंदौर से अगली खबर है, जहां पर शव के पोस्टमार्टम में देरी के मामले में जांच पूरी कर ली गई है। अधीक्षक पीएस ठाकुर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले 4 वार्ड बॉय भी निलंबित कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए डीआईजी को बाकायदा पत्र लिख दिया गया है। एमवाय अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम में देरी हुई थी और हमने देखा था कि किस तरीके से शव सड़ चुका था, शव कंकाल में तब्दील हो गया था। काफी दिनों तक स्ट्रेचर पर ही यह शव रखा रहा था, पड़ा रहा था और किसी ने ध्यान तक इस पर नहीं दिया। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास से बात करते हैं। विकास, इस मामले में न केवल 4 वार्ड बॉय को निलंबित किया गया बल्कि शो कॉज नोटिस जारी किया गया अधीक्षक को और साथ ही पुलिसकर्मियों की भी इसमें लापरवाही बताई जा रही है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इंदौर कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए थे, जांच रिपोर्ट सबमिट होने के बाद सबकी जिम्मेदारी, सबकी लापरवाही तय की गई। उसमें ये सबसे पहले एमवाईएच अधीक्षक जो है उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया, वहीं 4 वार्डवर को जो है वो निलंबित किया। इसके साथ ही एक अन्य जो डॉक्टर हैं उनकी 2 वेतन वृद्धि भी रोकी गई है। तो कुल मिला के शुरुआती तौर पर इनकी लापरवाही प्रदर्शित हुई थी और इन्हीं को लापरवाह ठहराते हुए इन पर कार्यवाही की गई है। इसके साथ साथ में जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर एक पत्र लिख करके डीआईजी इंदौर को भी भेजा गया था, जिसमें संयोगदान थाने के एक आरक्षक और एक एएसआई मनीष गुर्जर की भूमिका भी लापरवाही के तौर पर देखी जा रही थी। लिहाजा कल रात ही मनीष गुर्जर सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करते हुए डीआईजी इंदौर ने निलंबित कर दिया है। बाकी अभी इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, उसमें भी फिलहाल जांच के लिए प्रतिवेदन मांगा गया है, 1 माह का वक्त दिया गया है, तो उसमें भी समग्र कार्यवाही के आसार देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। और अगली खबर भी इंदौर से ही है। पुलिसकर्मी और निगमकर्मी के बीच विवाद के मामले में कार्रवाई की गई और दोनों पर कार्रवाई की गई है। एक तरफ निगमकर्मी जो दारोगा था उसे बर्खास्त कर दिया गया है, तो पुलिसकर्मी जो है उसका निलंबन हुआ है। आपको बता दें कि ये मामला जो है मास्क के चालान को लेकर ये विवाद सामने आया था और दोनों पर गाज गिरी। निगम प्रशासन ने दारोगा को बर्खास्त कर दिया तो प्रधान आरक्षक सईद खान को निलंबित किया गया। जांच के बाद दोनों पर कार्रवाई हुई है।
जैसे स्कूलों में इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही है, वैसे ही अब कॉलेजों को भी करना होगा। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्कूल की तर्ज पर कॉलेजों को भी ऑनलाइन क्लास लगानी होगी। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। आकाशवाणी रेडियो चैनल के जरिए स्टूडेंट्स को कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। प्रदेश भर के 517 सरकारी कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू होगी। 893 निजी कॉलेज भी इसमें सहयोग करेंगे। पूजा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। पूजा, इस बड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं और अब स्कूल की तर्ज पर, जैसे स्कूल की पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, वैसे ही कॉलेज में भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। इसके लिए पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं ताकि पहले से सारी तैयारियां कर ली जाए और छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। बिल्कुल पुनीत, इसके पहले ही आदेश जारी कर दिए गए थे। हालांकि तब प्रस्ताव ही तैयार हो रहा था कि 3 घंटे की क्लासेस होंगी, क्योंकि बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी कोरोना संकट काल में। आखिर वो अपना सिलेबस कंप्लीट करे तो कैसे, क्योंकि कॉलेज पहले से ही बंद है। लेकिन अब स्कूल में जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जूम ऐप और गूगल मीट के जरिए जिस तरीके से कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, वैसे ही अब स्कूलों की ही तर्ज पे कॉलेजों में भी इस तरीके की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। 2 महीने का कोर्स होगा जो 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यूजी के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और लगभग कोर्स सेम है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉमन टीचर्स और लेक्चरर्स जो होंगे वो ही क्लास लेते हुए नजर आएंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी इससे राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब तक उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब वो पढ़ाई खुद से कर रहे हैं तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे तो कैसे होंगे, वो अपनी समस्या का हल करें तो कैसे करें। और अच्छी बात यह भी है कि सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों ही जो कॉलेजेस होंगे उन पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी दोनों ही कॉलेज में ऑनलाइन की पढ़ाई जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स के डाउट्स भी क्लियर हो सकेंगे। जो रेगुलर वे में उनकी क्लासेस चल रही थी वो फिर से हो पाएगा। कहीं ना कहीं पढ़ाई छूटती हुई सी बच्चों की दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोरोना संकट काल में स्कूल तो पहले ही से बंद है, कॉलेज भी बंद थे, और लोगों का जब कॉलेज जाना बस स्टूडेंट्स का नहीं था, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी पिछड़ती नजर आ रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कोर्स कंप्लीट कैसे कराया जाए। लेकिन स्कूल की तर्ज पे ही अब कॉलेज की पढ़ाई होगी, तो एक बड़ी समस्या का हल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि बच्चे अपने कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस भी उनका कंप्लीट हो पाएगा, और जो एग्जाम्स को लेकर के व्यवस्था बताई जा रही थी कि किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, कैसे होंगे, उनका भी निपटारा हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो कहीं पीछे नहीं छूटती हुई दिखाई देगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वीएचपी की केंद्रीय कमेटी की बैठक जो है, इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि पूरे देश भर से 11 करोड़ परिवारों से राम मंदिर निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए सहयोग लिया जाएगा। समाज को साथ जोड़ने, हिंदू जीवन मूल्यों के साथ संस्कृति को सुरक्षित करने के भी प्रयास होंगे। देश भर के 4 लाख गांवों में विश्व हिंदू परिषद जाएगा। लव जिहाद के बारे में बताया जाएगा। आदिवासियों को जोड़ने के साथ संगठन के विस्तार पर संघ काम करेगा। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। धार के पास एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इंदौर के बेटवा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर 20 से ज्यादा लोगों ने पत्थरों और लाठियों से तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा था। तोड़फोड़ की यह घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद है। अब बेटवा थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। इंदौर से खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी खबर है। इंदौर में कोरोना का एक बार फिर से बड़ा ब्लास्ट हुआ और बीते सारे रिकॉर्ड इंदौर तोड़ता जा रहा है। हर रोज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना के 408 नए मरीज मिले हैं। कल तक ये संख्या 400 के अंदर थी, अब ये 400 के पार हो गई है। 24 घंटे में 7 मरीजों की जान गई और अब तक 492 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़ते हुए 19,125 इंदौर में हो चुकी है।
कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में केवल इंदौर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ जो है वो भी रफ्तार में है। अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट यहां पर कोरोना का हुआ। कल रिकॉर्ड 3,842 नए मरीज मिले, ये भी रिकॉर्ड बन गया। इसके पहले इतनी संख्या में मरीज सामने नहीं आए थे और पहले रायपुर से 1000 के से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। कल भी मामले सामने आए थे, 1100 के आसपास हो गए थे, लेकिन इस बार ये 672 है। हालांकि 24 घंटे का जो आंकड़ा आया उसमें 672 सबसे ज्यादा रायपुर के ही मरीज हैं, नए मरीज मिले हैं। ये कोरोना से कल 17 लोगों की मौत भी हो गई और रिकॉर्ड 2614 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। तो एक अच्छी बात यह भी है कि मरीजों के डिस्चार्ज होने का जो अनुपात है, जो आंकड़ा है, वो अच्छा निकलकर सामने आ रहा है। लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। और एक समस्या जो बीच में पैदा होने लग गई थी, बढ़ रही थी, कि बड़ी संख्या में मरीज जब सामने आ रहे हैं और उतने में उस संख्या में ठीक नहीं हो रहे हैं तो अनुपात गड़बड़ा रहा था और ऐसे में बिस्तरों की संख्या की बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक्टिव मरीजों की संख्या 36,580 हो चुकी है प्रदेश में। इधर एक और बड़ी खबर, ये कोरोना से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि संविदा स्वास्थ्यकर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग करीब 13,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हैं जो हड़ताल पर जा रहे हैं। नियमितीकरण की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या ये वक्त सही है? सवाल इसीलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और प्रदेश की हालात हमने आपको बता दी है कि क्या स्थिति है। बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में बेड फुल हैं, लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं इलाज के लिए। और ऐसे में जो व्यवस्था संभाल रखी है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से चले गए। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी व्यवस्था बिगड़ सकती है। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में इनके नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन ये नियमितीकरण के वादे को पूरा कराने के लिए जो दबाव और हड़ताल पर जाकर ये दबाव पैदा किया जा रहा है, क्या ये सही भी है? सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हड़ताल पर चले जाने से कोरोना की जांच, कोरोना के मरीजों की देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ दिनांक 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेगी। सरकार को हमने बारंबार पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं अपनी मांगों से। तो सरकार को चाहिए कि वो अपने नियमितीकरण के वादे, घोषणा पत्र के वादों को पूरा करे। अगर सरकार घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं करती है और 13,000 एनएचएम और सीजी सेक्स के कर्मचारियों को नियमितीकरण की घोषणा नहीं करती है, तो प्रदेश के पूरे कर्मचारी 19 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ और ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन पे जुड़ी हुई हैं। ममता, एक बार भी ये नहीं सोचा गया, अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन की बात कही गई, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि प्रदेश के हालात क्या हैं, उसी प्रदेश में जहां पर ये नौकरी कर रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं, उस प्रदेश के लोगों के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं? ये जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है, ये जिस अपने हक की तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं समझ रहे हैं कि आम आदमी, जो बीमार आदमी है, जो मरीज है, उसका क्या हक होता है? जाहिर तौर पर इन्हें पता था कि जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी तो ये संविदा में ही नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की मांग करने का एक समय होता है, लेकिन ये समय नहीं होता कि जब जीवन और मृत्यु के बीच की बात हो तो आप अपना फायदा देखने लग जाए, ऐसे समय में ब्लैकमेलिंग करें। और ये लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस अभी जब कोरोना का ऐसा समय है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें सोचना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि एक तरह से कहें कि पूरी व्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। अभी जो व्यवस्था है वो खुद सुधरने, एक तरह से कहें कि डगमगा गई है। और इसी दौरान अभी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपील की है कि ऐसे समय में ये जो संविदा कर्मी है और जो एनएचएम के जो कर्मी है वो हड़ताल न डालें, क्योंकि इसका विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो सरकार है वो सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी सरकार 5 साल के लिए होती है और आने वाले ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करेगी। ये जरूर है कि हड़ताल के लिए और भी लंबा समय है, अभी सरकार को सिर्फ 2 साल हुए हैं। ऐसे में देखना ये है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अपील का कोई असर होता है। लेकिन ये जरूर है कि सुबह से अगर ये हड़ताल पर है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अभी से डगमगाने लगी है। नहीं ममता,
लेकिन एक बात यह है कि मानवीय पहलू को तो कम से कम इन लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए था। अपनी मांगे अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, सरकार को वादे याद दिलाना अपनी जगह, लेकिन कम से कम जो हालात बने हैं उसको, जो इनका प्रोफेशन है, कम से कम उसके प्रति तो ईमानदार रहने की जरूरत है। और आज के दौर में सबसे ज्यादा ये जानते हैं कि इनकी जरूरत है, और ये दबाव की इस तरीके से राजनीति की जा रही है या दबाव बनाने की कोशिश जो की जा रही है वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इनकी मांगे गलत नहीं है, लेकिन वक्त जो है वो इनकी सेवाओं की जरूरत महसूस कर रहा है। शुक्रिया आपका ममता। टीएस सिंहदेव की तरफ से क्या कहा गया, सुनाते आपको। मैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि कल से आप लोगों का निर्णय है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है। और ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री इमरती देवी के बयान पर चुनाव आयोग ने अब जवाब मांग लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से जवाब मांगा गया है। इमरती देवी ने डबरा में जनसंपर्क अभियान और जनसंपर्क सभा में बयान दे दिया था, कहा था कि सत्ता सरकार कलेक्टर से कहेगी कि हमें यह सीट चाहिए तो मिल जाएगी। कांग्रेस ने इमरती देवी के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बयान को सत्ता और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बताते हुए शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जब बयान आया था कि कलेक्टर साहब से कह देंगे तो कलेक्टर साहब जिता देई, और इसके बाद शिकायत हुई, अब जवाब मांगा गया है। बिल्कुल, देखिए, इमरती देवी के बयान का जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर अब इमरती देवी की परेशानियां बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से जवाब मांगा है, और अब निश्चित तौर पर कलेक्टर और सामान्य प्रशासन विभाग इमरती देवी के इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच करेगी, और उसके बाद जो भी इस घटनाक्रम का वाकया रहा होगा उस वाकये के हिसाब से चुनाव आयोग को इनको जवाब देना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें इमरती देवी ने कहा था कि कलेक्टर से कहेंगे, अगर सत्ता और सरकार में इतना दम होता है कि कलेक्टर से कहेंगे कि हमें ये सीट चाहिए तो वो सीट मिल जाएगी, ये बयान उन पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस ने इसे सरकार, सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और अब चुनाव आयोग ने कलेक्टर और सामान्य प्रशासन विभाग से इस पर जवाब मांगा है। कलेक्टर और सामान्य प्रशासन विभाग अब इसकी प्रामाणिकता की जांच करेगा और उसके बाद इसमें जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील।